Welcome students, Vivekanand Institute of Information and Technology की आज की क्लास में हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी एवं एड्रेस प्रोटेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो उसके बाद में आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं कि इसकी प्रोटेक्शन किस टाइप से की जानी चाहिए या सिक्योरिटी किस टाइप से होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं ये आपका सिस्टम है एक, ये हमारे पास में सिस्टम होता है। इसमें मेनली मैं आपको बता रहा हूँ रिसोर्सेस होते हैं जिनको मैं आर से प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये रिसोर्सेस का मतलब ये है, इसमें आपका सीपीयू आ गया, रैम रोम सब आ गया है, और आपके मेनली आ गए हार्डवेयर डिवाइसेस। ये आ गया आपके हार्डवेयर, जितना भी हार्डवेयर होता है जैसे आपका सीपीयू, रैम और अन्य जितने भी हो सकते हैं, जितने भी हार्डवेयर के डिवाइस होते हैं वो सभी इसमें आ गए हैं। जैसे आपका कैमरा हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, कैमरा हो गया। अभी हम कैमरे का एग्जांपल लेंगे इसलिए मैं कैमरा लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ इसके ऊपर होता है कर्नेल, जिसको मैं के से दर्शा रहा हूँ, कर्नेल। यही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है, कर्नेल। और इसके ऊपर होता है एप्लीकेशन लेयर। ये आपका है मेनली एप्लीकेशन लेयर, जिसको हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का भी है और यहाँ पर दोनों चीज़ों का है। तो आपका एक कर्नेल है, ठीक है, ये आपका जो है ये कर्नेल है। तो होता यह है कि जब भी कोई सिस्टम कॉल होता है, आपका जो है सिस्टम कॉल है, वो जब भी होता है, मान लीजिए कि आपके एक ऐप है, उदाहरण के लिए मेरी एक कैमरा ऐप है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास में कैमरे की ऐप है, ये कैमरे की ऐप है। तो इसको परमिशन चाहिए, तो यहाँ पर ये कर्नेल से सबसे पहले परमिशन मांगती है कि क्या मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। मतलब जो आपकी ऐप है, जैसे कि ये जो कैमरे की ऐप है, जैसे मैंने उसको खोला है तो आपको यहाँ दिख रहा है यूज दिस ऐप ओपन प्राइवेसी सेटिंग, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग है, एंड चेंज सेटिंग टू अलाउ दिस ऐप टू यूज योर कैमरा एंड माइक्रोफोन। तो मतलब ये है कि मेरा माइक्रोफोन और कैमरा जो है उसको ये यहाँ पर यूज़ नहीं करने दे रही है। कारण क्या है कि जो मेरा कर्नेल है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी मैंने यहाँ सेटिंग में जाके इस कैमरे को मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया है। माइक्रोफोन में यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ, वीडियोस लेने के लिए मैं यहाँ पर भी इसको ऑफ कर सकता हूँ। ये सारी सेटिंग होती है, तो ये सारी सेटिंग जो है वो कर्नेल के द्वारा की जाती है। तो इसको मैं ओके करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर ये जब भी कोई कर्नेल या सिस्टम कॉल होता है तो वो क्या करता है, इसको बाईपास नहीं कर सकता। मतलब कोई भी जो है हार्डवेयर को यूज़ करना है किसी ऐप को, तो डायरेक्ट नहीं कर सकती, उसके लिए क्या है, परमिशन देना होती है। वो कर्नेल से होकर के जाती है आपका सिस्टम कॉल, और वहाँ वो चेक करता है, कर्नेल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका वो चेक करेगा, जो ओएस लेयर है वो वहाँ चेक करती है कि ये जो आपका हार्डवेयर है ये अभी उपलब्ध है, क्या इसको यूज़र ने परमिशन दी है कि इसको यूज़ करना है या नहीं करना है। तो इसके बाद ही इसको यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो ये आपका हो गया है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर हम कह रहे हैं कि जो मेमोरी है उसको हमारे प्रोटेक्ट करना है। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मेमोरी और उसका एड्रेस प्रोटेक्शन करना है। तो इसका कारण क्या है, तो जो हमारी मेमोरी है वो हमारी कहाँ कहाँ हो सकती है, एक तो हार्ड डिस्क होती है, एक रैम होती है, जिसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ये दो हमारी मेन यहाँ पर मेमोरी है। ये मेन मेमोरी जो है हमारी रैम है और दूसरी हार्ड डिस्क है। ये इस टाइप से होती है दो चीज़ें। तो इनका प्रोटेक्शन भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि आपने जानते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में हमने पढ़ा है कि कोई भी जब भी कोई अटैक करता है तो हमारे कंप्यूटर पर अटैक नहीं करता है, वो हमारे डेटा पर अटैक करता है। और उसको चाहिए होता है हमारे कंप्यूटर का डेटा। वो डेटा को कैसे भी मैनिपुलेट कर लेता है और उसका उपयोग या तो गलत काम में यूज़ करता है या उसके हिसाब से जो भी उसका बेनिफिट हो सके उसमें वो यूज़ करता है। तो ये सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपका जो कर्नल है अगर वो करप्ट है, जैसे आपका जो कर्नल है यही अगर आपने इसमें करप्ट डाला है, तो फिर ये जो एप्स है इसमें अगर कोई एक ऐसी ऐप होगी तो डायरेक्ट भी यूज़ कर लेगी इसे, या इसके ऊपर कब्जा जमा लेगी। अगर इस एप्स के अंदर कोई वायरस हुआ तो वायरस इस पूरे आपका जो यहाँ पर रिसोर्सेस है और आपका हार्डवेयर है उन पे वो कब्जा जमा लेगा और उसको सही से काम नहीं करने देगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको पूरा सिक्योर होना जरूरी है। इसके यहाँ पर जो मेमोरी मैनेजमेंट है जो आपका, उसके द्वारा मेमोरी का प्रोटेक्शन होना जरूरी होता है। तो मेमोरी और एड्रेस जो प्रोटेक्शन होता है
उसके बारे में हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी एवं एड्रेस प्रोटेक्शन को समझाइए। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कई यूजर जो होते हैं का उपयोग करने की अनुमति देने वाली एक मल्टी प्रोग्रामिंग प्रणाली। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कई उपयोगकर्ताओं को उपयोग करने एवं उनको अनुमति देने के लिए आपके रिसोर्सेस को अनुमति देने वाली एक क्या है प्रोग्रामिंग प्रणाली है। ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यदि एक यूजर अनाधिकृत या मेलिशियस यूजर को फर्क यहाँ पर किया जा सकता है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको इस टाइप से डिजाइन करते हैं कि वो एक अनाधिकृत यूजर और एक आपका मेन यूजर मतलब उपयोगकर्ता उन दोनों के बीच में वो फर्क कर सकता है। अगर तो हम आगे हमारा देखते हैं जिसमें हम देखेंगे मेमोरी एवं एड्रेस प्रोटेक्शन क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं मेमोरी प्रोटेक्शन का मतलब होता है हमारी जो मेमोरी है उसको प्रोटेक्ट करना। उसका प्रोटेक्शन एड्रेस प्रोटेक्शन से भी कर सकते हैं क्योंकि हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है। जैसे जब मान लीजिए आपकी हार्ड डिस्क है, इसके अंदर एक हेड होता है जिसको सेक्टर के रूप में यहाँ पर इस टाइप से बटा होता है। आपका हार्ड डिस्क इस टाइप से सेक्टर के रूप में बटा हुआ है। तो ये इस टाइप से इसको पढ़ता है, इसके एक एक सेगमेंट को पढ़ता है। तो आपका जो डेटा होगा वो इस टाइप से गोलाई में यहाँ पर रखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि मेमोरी एवं एड्रेस प्रोटेक्शन। मल्टी प्रोग्रामिंग जो हमारे सिस्टम होते हैं उसमें मेमोरी प्रोटेक्शन एवं अन्य प्रोग्राम को यूजर के प्रोग्राम में हस्तक्षेप करने से रोकता है। मतलब ये है एग्जाम्पल के लिए कि हमारे पास में मल्टी प्रोग्रामिंग जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा आप जानते हैं मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग और इस टाइप से अलग अलग टाइप के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो उसमें होता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज कर रहे हैं जो ये कर रहा है कि एक साथ कई प्रोग्राम को यहाँ पर रन कर रहा है। इसके अलावा जो आपका प्रोग्राम है वो कई यूजर को भी सपोर्ट करता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि हमारे पास में यहाँ पर एक मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग इसके कोर बटे हुए हैं। जो हमारा सीपीयू है उसके कोर बटे हैं। तो यहाँ पर जो C1 है इसमें एक P1 प्रोसेस चल रही है, यहाँ P2 प्रोसेस है। मान लीजिए आपके दो प्रोग्राम है अलग अलग, उनकी प्रोसेस चल रही है। तो ये जो आपका मेमोरी सेगमेंट होगा, यहाँ पर जो मेमोरी है उसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए M1 है जिसको P1 यूज कर रहा है और M2 है उसको P2 यूज कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में हम फ्रेंस लगा देंगे। फ्रेंस मतलब एक बाढ़ की तरह। जैसे आप देखते होंगे खेत होता है, खेत में क्या होता है जो आपके खेत की जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, फेंसिंग कर देते हैं, बाढ़ लगा देते हैं। ठीक है, आप फेंसिंग कर देते हैं। तो जो मेमोरी हमारा प्रोटेक्शन है उसका एड्रेस प्रोटेक्शन है वो भी इसी तरह से काम करता है कि हम क्या कर देते हैं यहाँ पर बाढ़ लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा P2 है वो इस P1 की जो मेमोरी है मतलब जो M1 है इसको वो एक्सेस नहीं कर सकता है, इसके साथ वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। और ये जो हमारा P1 है M2 के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब P2 की जो मेमोरी एड्रेस है मेमोरी है उसको ये उपयोग में नहीं लेगा। तो यहाँ पर यही है कि मेमोरी और एड्रेस प्रोटेक्शन है उसमें सबसे पहले आता है फिक्स्ड फेंस। फिक्स्ड फेंस का मतलब होता है कि हमने फिक्स फेंस लगा दिया यहाँ पर। तो ये बार की तरह होता है जो मेमोरी स्टोरेज का सबसे सरलतम रूप है जिसका उपयोग केवल सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया जा सकता है। ये एक फेंस की तरह एड्रेस होता है जिसमें यूजर और उनकी प्रोसेस क्रॉस नहीं कर सकती है। तो यूजर और ये जो प्रोसेस है उसको ये क्रॉस नहीं कर सकती। ये किसी एक प्रोसेस के लिए अगर फिक्स है तो फिक्स रहेगा और ये मेमोरी जो रहेगी वो फिक्स रहेगी। फेंस की एक तरफ केवल ओएस ही काम कर सकता है। तो जो आपकी जो फेंस है मान लीजिए यहाँ पर ओएस काम कर रहा है, फेंस की और एक और अगर आपका ओएस काम कर रहा है तो फिर ये प्रोग्राम इसके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। इसमें दूसरी कंडीशन ये भी है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये अगर हमारा किसी सिस्टम में ओएस काम कर रहा है तो फिर ये प्रोग्राम इसको यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाएगा, रन नहीं हो पाएगा, मतलब इसका यूज नहीं कर पाएगा। फेंस की तरफ एक केवल ओएस ही काम कर सकता है। एक तरफ अगर ओएस काम कर सकता है यूजर दूसरी तरफ सीमित ही होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि जो आपका मोबाइल आता है उसमें भी एक होता है, बाकी वहां यूजर के लिए होता है ना कि प्रोसेस के लिए होता है आपस में। तो जैसे कि मान लीजिए आपका मोबाइल है,
मोबाइल में आपने देखा होगा, आपको जो मोबाइल मिलता है उसमें 3 GB रैम या 6 GB रैम और 32 GB आपकी रोम होती है, जिसको आप नॉर्मली आप ऐसा कह सकते हो कि उसकी सेकेंडरी स्टोरेज है। ये प्राइमरी स्टोरेज होती है रैम, और रोम जो होती है उसकी एक प्रकार से दूसरी स्टोरेज होती है। साथ ही साथ रोम मतलब ये रीड ओनली मेमोरी नहीं होती है, रोम हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं इसको, बाकी एक्चुअली होता क्या आपके लिए एचडी कार्ड होता है एक प्रकार का, जो आपके मोबाइल में फिक्स होता है 32 GB 64 GB। तो आपने देखा होगा जब आप नया फ्रेश मोबाइल लेकर के भी आए और आपको कहा कि हाँ ये 64 GB है, तो आपको 64 GB कभी नहीं मिलेगा। या आपको मिल सकता है 50, या ये आपको मिल सकता है 40। इतना ही आपको ये यूज़ करने के लिए लेता है। बाकी जो बची हुई है इसमें से, वो सभी क्या होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक मेमोरी को, फिक्स मेमोरी को अपने पास में रख रहा है। मान लीजिए 64 GB है और आपको 50 मिली, इसका मतलब क्या है कि जो 14 GB है आपकी, वो कहीं ना कहीं यूज हो रही है। और वो यूज कौन कर रहा है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है। हो सकता है इसमें 14 की जगह 12 हो, 12 ही हो, मान लीजिए 2 GB तो ऐसे भी वो जो हमारी मेमोरी होती है वैसे भी खा जाती है उसको। तो हमको 64 GB अगर कार्ड भी लाते हैं तो हमको मैक्सिमम कितनी मिलती है, 2 3 4 5 GB कम ही मिलती है उसके अंदर। ठीक है, तो वो फाइल प्रोटेक्शन जो होता है हमारा, फाइल जो सिस्टम होता है आपने पढ़ा होगा NTFS होता है, और फिर 32 होता है हमारे पास में NTFS, और फिर 32 होता है, वो उसमें यूज हो जाती है। फाइल एलोकेशन टेबल और न्यू टाइप फाइल सिस्टम, ये दोनों फाइल सिस्टम है, उनमें इनको यूज कर लेती है वो 64 GB। इस कारण से हमको 2 3 GB कम मिलता है। बाकी यहाँ तो हमको 10 से 12 GB कम मिलता है। उसका कारण ये है कि जो आपका मोबाइल है उसमें वो 2 सेगमेंट बचा है, एक फ्रेंड्स बांधी यहाँ पर। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, वो इस मेमोरी को यूज कर रहा है, कुछ स्टोरेज के लिए यूज कर रहा है, खुद ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाला है। तो फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप इसको यूज नहीं कर सकते तो ये इसकी एक प्रकार से क्या हो गई, मेमोरी की प्रोटेक्शन हो गई। इसको कोई और व्यक्ति भी यूज नहीं कर सकता है, तो ये भी एक प्रकार से क्या होगा, उसका मेमोरी और उसका एड्रेस प्रोटेक्शन होगा। मतलब उस एड्रेस को हमने फिक्स कर दिया कि ये जो एड्रेस रहेगा मेमोरी ब्लॉक का, वो सिर्फ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रहेगा। तो एक प्रकार से फिक्स्ड फेंस इस टाइप से काम करता है। दूसरा होता है बेस बाउंड रजिस्टर्स। तो मेमोरी प्रोटेक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं बेस एंड बाउंड रजिस्टर्स। ये क्या होता है, इस प्रकार के प्रोटेक्शन का उपयोग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जा सकता है, जहां एक यूजर प्रोग्राम को दूसरे से प्रोटेक्टेड रखने की आवश्यकता होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा जो यूजर प्रोग्राम होता है उनको एक दूसरे से पृथक रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक यूजर का एक बेस रजिस्टर्स होता है। मतलब जब आप सीपीयू देखते हो, सीपीयू में क्या होते हैं, हमारे पास में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। ये जो सीपीयू रजिस्टर्ड मेमोरी होती है, इसमें हमारे पास में सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं। मान लीजिए इसका R1 है, इसके बाद में R2 है, इस टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। तो ये रजिस्टर्स होते हैं, वो एक स्पेशल जो हमारा रहेगा यूजर, उसके लिए क्या करेंगे, पूरा डेडिकेटेड रहेगा। ठीक है, तो ये लिखा है प्रत्येक यूजर का बेस रजिस्टर होता है जो लोअर एड्रेस, और एक बाउंड रजिस्टर्स होता है जो अपर एड्रेस लिमिट होती है। मतलब जिसकी मैक्सिमम लिमिट होगी, अपर लिमिट होगी एड्रेस की, वो इसमें होती है। बेस और लिमिट रजिस्टर दोनों ही दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से मानना है कि यूजर या जो प्रोसेस है उसका जो मेमोरी में स्थान होता है वो हमेशा फिक्स रहे उसका। साथ ही साथ जो ओएस है, ओएस को यह निर्धारित करना होता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो उसका कर्नल होता है, उसको ये निर्धारित करना होता है कि किसकी कहाँ पर लोकेशन होगी, या कौन सी विशेष मेमोरी यहाँ पर लोकेट होगी। तो कुल मिलाकर के इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, बेस एंड बाउंड रजिस्टर का, जब कोई मल्टीपल यूजर हो। जैसे हमने पढ़ा है यहाँ पर फिक्स्ड फेंस में क्या पढ़ा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका मोबाइल का उदाहरण, उसमें उसकी अलग मेमोरी है और या आपकी अलग मेमोरी, जिसमें आप अपना कैमरे से खींची गई फोटो, व्हाट्सअप और इस टाइप की चीजें उसमें आप डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सअप से फोटो डाउनलोड करते हैं, वो रखते हैं। तो ये फिक्स्ड फेंस है, मतलब इससे यार आप मेमोरी का यूज नहीं कर पाएंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक फिक्स्ड फेंस रहेगा, वो भी उतनी ही मेमोरी यूज कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा ओएस। बाकी इसमें क्या हो रहा है, ये सिंगल यूजर के लिए था। जैसे आपका मोबाइल होता है वो सिंगल यूजर होता है। ठीक है, एप्लीकेशन यूज हो रही है, एप्लीकेशन चल रही है, वो भी अपने आप में क्या है, प्रोटेक्टेड है, अलग अलग है। तो यहाँ पर भी क्या है, जो आपका प्रोग्राम चल रहा है वो भी क्या है, दोनों अलग अलग है।
इसके बाद में सेगमेंटेशन होता है, विभाजन। मतलब मेमोरी को क्या कर दिया, अलग अलग खंडों में विभाजित करके रख दिया, तो इसका विभाजन होता है। तो इसका भी यूज किया जा सकता है। यह विधि भी अलग अलग प्रक्रियाओं में एक सारणी डेटा के साथ तार्किक इकाइयों में मेमोरी को विभाजित करती है। मतलब लॉजिकल रूप में मेमोरी एक्चुअल में यहाँ पर डिवाइड नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, जो मेमोरी है वो लॉजिकल रूप से डिवाइडेड है इस टाइप से, और इसमें सारणी बना लेते हैं, सारणी के रूप में डिवाइडेड होती है। ठीक है, कि प्रत्येक एप्लीकेशन की कितनी है यहाँ पर मेमोरी, और वो कितनी मैक्सिमम मेमोरी यूज कर सकता है। मान लीजिए आपका व्हाट्सअप है, अब आपने व्हाट्सअप डाला, अब व्हाट्सअप जो है उसमें बहुत सारा डेटा आ जा रहा है, आ जा रहा है, आ जा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं ना कि आपका पूरा के पूरा जो डेटा है पूरा व्हाट्सअप से भर जाएगा और आपका मोबाइल आपको कुछ संदेश नहीं देगा। भाई दूसरी जो एप्लीकेशन है वो भी तो उसमें डली हुई है, तो उनके लिए भी तो कुछ स्थान फिक्स किए गए हैं। तो ऐसा 3 एप्लीकेशन है मान लीजिए आप आपके मोबाइल में, तो तीनों के लिए फिक्स कर दिया कि हाँ इसमें 5 GB आ जाएगा, इसमें 5 GB आ जाएगा, इसमें 5 GB आ जाएगा। अब चौथी एप्लीकेशन डाली तो फिर इसमें कितना हो जाएगा, इसका डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए 15 GB था तो वो डिवाइड समझेगा, 3-3 GB हो जाएगा, है ना। मान लीजिए 5 एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ली, 5 हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, 3-3 GB के सेगमेंट में बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपने 15 कर ली तो फिर वो 1-1 GB का सेगमेंट में बढ़ जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, ये सेगमेंट मतलब ये अलग अलग इसमें विभाजन हो जाएंगे। फिर क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका व्हाट्सअप है, उसमें जब मेमोरी फुल हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक लैग करेगा, हैंग करेगा, और एक वक्त पे बोल देगा कि मेमोरी फुल है, क्योंकि व्हाट्सअप के लिए फिक्स मेमोरी यहाँ पर हमने दी है। ठीक है, आपका जो अलग दूसरा भी है एप्लीकेशन हो व्हाट्सएप के अलावा, जो भी एप्लीकेशन है, मेल है आपका, जीमेल है, तो मेल के अंदर भी उस पर एक फिक्स मेमोरी है। और इस टाइप से अलग अलग यहाँ पर इसकी फिक्स मेमोरी है, तो उसको हमने विभाजन कर दिया है। तो यहाँ पर सेगमेंटेशन होता है, उसके बाद पेजिंग का यूज करते हैं। तो जो हमारा सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ज़्यादातर पेजिंग का भी यूज़ करता है। जो आपका विंडोज़ है वो भी पेजिंग का यूज़ करता है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग का यूज़ किया जाता है। यह एक प्रकार का मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। इसमें मेमोरी को फिक्स साइज के पेजों में विभाजित कर दिया जाता है। जो आपकी मेमोरी होती है उसको फिक्स साइज के पेजों में डिवाइड कर दिया जाता है। पेजिंग में उस डेटा का प्रयोग किया जाता है जो मेन मेमोरी में नहीं होता है, लेकिन वह डेटा पेजेस के रूप में वर्चुअल मेमोरी में होता है। तो वर्चुअल मेमोरी का मतलब ये होता है, पहले मैं आपको समझा दूं कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो जो हमारी वर्चुअल मेमोरी होती है वो एक आभासी मेमोरी है। एक्चुअल में वो मेमोरी हमारी यहाँ पर मेन मेमोरी के रूप में नहीं होती है, बाकी उसका यूज हम जो करते हैं वो मेन मेमोरी के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो पेन ड्राइव है, ठीक है, तो पेन ड्राइव को अगर मैं मेन मेमोरी की तरह मतलब रैम की तरह यूज करना चाहूँ, तो मैं वर्चुअल मेमोरी को बना करके यूज कर सकता हूँ। उससे क्या होगा कि यहाँ पर मेन मेमोरी हमको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि वो स्पीड में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती है। उसके लिए आपको प्रोसेसर और आपके हार्ड डिस्क में देखना पड़ेगा कि आपने एसएसडी लगा रखी है, आपको प्रोसेसर क्या है, और उनका जो आपस में बोटल नेक प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी जो ज़्यादा यूज़ करना हो वो यहाँ पर किया जा सकता है। आपको प्रोग्राम में अगर कोई मेमोरी ज़्यादा यूज़ हो रही है तो वहाँ पर आप इसका यूज़ सकते हो वर्चुअल मेमोरी का। वो क्या करेगा, या तो आपकी हार्ड डिस्क से, या जो आपने यहाँ पर ड्राइव लगा रखी है, आपकी ई ड्राइव हो सकती है, आपकी सी ड्राइव हो सकती है, डी ड्राइव हो सकती है, या इसके अलावा आपकी पेन ड्राइव भी हो सकती है। तो जो पेन ड्राइव है उससे भी वो क्या करेगा, यहाँ पर डेटा को उठा लेगा और उसको पेजेस के रूप में यूज़ करेगा। तो पेजिंग के द्वारा कंप्यूटर में डेटा को मेन मेमोरी में प्रयोग करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क आदि के द्वारा इसको रिट्राइव कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पर। जब आप अपने मेन सिस्टम में जाते हैं, इसकी यहाँ पर प्रॉपर्टी में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें मिलेगी। यहाँ पर मैं एडवांस सेटिंग में जा रहा हूँ। जब एडवांस सेटिंग में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिस्टम प्रोटेक्शन है। ये आपका सिस्टम प्रोटेक्शन में हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑफ कर रखी है, यहाँ पर मैंने ऑन भी कर रखा है। तो मेरी जो मेमोरी प्रोटेक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो सी है और ये यहाँ पर जो सी है उसी को ऑन कर रखी है, बाकी मैंने सब यहाँ पर ऑफ कर रखी है। तो इससे क्या होगा कि जो मेरी सी है वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट है। उसमें कोई भी जो आगे से अगर होगा एक्सेस करने की परमिशन होगी वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। दूसरी चीज़ों को मैं एक्सेस करवा सकता हूँ रिमोट कंट्रोल की तरह, सी को भी मैंने बंद कर रखा है। उसके बाद में जब आप एडवांस में जाते हैं तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस मिलता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वर्चुअल इफेक्ट, ये जो आपका विजुअल इफेक्ट है वर्चुअल इफेक्ट है।
वो वर्चुअल इफेक्ट मतलब जो विजुअल इफेक्ट है वही वर्चुअल इफेक्ट है, क्योंकि हम वर्चुअल मेमोरी की बात करेंगे यहाँ पर, प्रोसेसर शेड्यूलिंग मेमोरी यूसेज एंड वर्चुअल मेमोरी। तो ये वर्चुअल मेमोरी में आपको दिखता है यहाँ पर एडवांस में। प्रोग्राम के लिए करना है बैक सर्विस, बैकग्राउंड सर्विस मतलब जो पीछे भी सर्विस चल रही है, जैसे मान लीजिए आपका ये जो है ये चल रहा है हमारे पास में, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में चल रहा है, पीछे की ओर चल रहा है, इसका कोई यहाँ पर ज़्यादा योगदान नहीं है। तो मैंने कहा प्रोग्राम के लिए मुझे यहाँ पर मेमोरी जो वर्चुअल मेमोरी है, यह देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, उसको बढ़ाना है। तो आप यहाँ पर पढ़िए, अ पेजिंग फाइल इज एन एरिया ऑन द हार्ड डिस्क दैट विंडोज यूजेस एस इफ इट वर रैम। मतलब जो आपका यहाँ पर जो हम जो एरिया लेंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव का जो एरिया लेंगे, उसको जो विंडोज होगा वो एक तरह से रैम की तरह उसको समझ के यूज करेगा। और जो उसका पेजिंग साइज है आप देख सकते हैं यहाँ पर, टोटल जो फाइल साइज है, पेजिंग साइज है, वो हमारे पास में भी 1856 MB है। तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, इसको मैं ऑटोमेटिकली को हटा देता हूँ। और यहाँ से देख सकते हैं मेरे पास ड्राइव आ गई है, अगर मैंने पेन ड्राइव लगा रखी है तो उसका भी मैं यूज कर सकता हूँ पेजिंग की तरह। तो मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने मान लीजिए मैंने डी ड्राइव को ले लिया, और यहाँ कस्टम साइज करके मैंने कर दिया, मैक्सिमम साइज इसका रहेगा 8 GB। 8 GB यहाँ पर ये MB से है तो ये 8 GB हो गया है, 8000 MB मतलब 8 GB। और मिनिमम इसका रहेगा यहाँ पर, मैक्सिमम साइज जो रहेगा, ये इनिशियल साइज है, मैक्सिमम साइज इसका मैं इस पर बढ़ा करके रखूँगा यहाँ पर। और इसको मैं सेट करता हूँ, इसको ओके करता हूँ, तो ये मुझसे पूछेगा कि अगर आपको इसको सेट करना है और ओके करना है तो डी ड्राइव से क्या होगा, मेरा जो 8 GB है वो एरिया पूरा पेजिंग के लिए यूज किया जाएगा। मतलब 8 GB या 9 GB का जो रहेगा, मुझे यहाँ पर डेटा यहाँ से लॉस हो जाएगा डी ड्राइव में, मुझे वो जो स्पेस होगी यूज नहीं हो पाएगी, वो जो पेजिंग के लिए यूज होगी केवल कहाँ पर, वर्चुअल मेमोरी के रूप में यूज किया जाएगा उसको। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी फिलहाल इसको नो पेजिंग कर देता हूँ, या इसको ऑटोमेटिकली कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको यस करता हूँ तो ये मुझसे क्या मांगेगा, रीस्टार्ट मांगेगा, और मैं करना नहीं चाहता हूँ उसको रीस्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप सेट भी कर सकते हैं, पेजिंग का ही यहाँ पर यूज बताया मैंने। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे पेजिंग क्या है। पेजिंग एक प्रकार से क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट स्किल है। ठीक है, एक प्रकार की स्कीम होती है। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे हार्ड डिस्क में अगर एक्स्ट्रा मेमोरी बच रही है तो उसका यूज हम इस पेज की तरह यूज कर सकते हैं, और वर्चुअल मेमोरी में इसका यूज होगा। मतलब ये जो अगर आपके पास में रैम में जब ज़्यादा ही कुछ लोड बढ़ जाएगा तब ये हो जाएगा। हालांकि अब तो 4 GB 5 GB रैम जो होती है अभी हमारे पास में मैक्सिमम 8 GB 12 GB तक होती है, तो सुफिशियंट है, हमको पेजिंग की आवश्यकता नहीं है। बाकी पहले के समय में जब हम 1 GB हमारे सिस्टम में मेमोरी होती थी, उस वक्त हमको 2 GB की अगर बढ़ाना है तो हम हमारे ड्राइव से ही बढ़ा लेते थे, और वो बढ़ती नहीं है, वो वर्चुअल रहती है, पेजिंग होती है, मतलब पेजेस के रूप में वो रहती है, कि जब यूज करना होगा तो उसको हम वर्चुअली रूप में यूज कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं, जब एक प्रोग्राम को पेज की आवश्यकता होती है, पेज मतलब जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको पेज का मतलब है कि मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो पेज मेन मेमोरी में उपलब्ध होता है, जिसको सेकेंडरी मेमोरी से पेज मेन मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। तो जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है वहां से पेज है वो आपका मेन मेमोरी में आ जाएंगे। पेजिंग का प्रयोग डेटा को तेज गति से एक्सेस करने के लिए भी किया जाता है। नीचे दिए गए चित्र के द्वारा मेमोरी जो मेन मेमोरी में पेज चेक होने के फ्लो को समझ सकते हैं। जहाँ पी एक पेज है, डी ऑफसेट ड्राइव एड्रेस है, और एफ फ्रेम एड्रेस है। तो आपका जो सीपीयू है उसमें दो है, यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस है जिसमें पीओडी है पेज, और यहाँ पर हमारा ऑफसेट है, ये आपका पेज है और ऑफसेट है। तो ये पेज सीधे चलता है पेज नंबर से, और इसके फ्रेम से, ये दो चीज़ों से चलता है, ये फ्रेम से। और जो दी है यहाँ पर ये आपका ऑफसेट एड्रेस है। तो दोनों जा करके जब प्लस होंगे, जो आपका लॉजिकल एड्रेस और पेज मैप कि वो टेबल कि वो पेज मैप का मतलब होता है कि जो आपका पेज आया है सेकेंडरी मेमोरी से वो कहाँ से आ रहा है, उसका एड्रेस क्या है, हार्ड डिस्क से आ रहा है या अलग से आपने डिस्क लगा रखी है उससे आ रहा है, उसके बारे में। और उतना लॉजिकल जो पेज होता है वो लॉजिकल एड्रेस दोनों आपस में मिलते हैं, और हमारे पास में एक फिजिकल एड्रेस बनता है। अब आप जानते हैं कि एड्रेस का मतलब क्या होता है, आप इससे पहले पढ़ चुके होंगे जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा कि आपके पास में एक फिजिकल एड्रेस होता है और फ्रेम्स बनते हैं, तो ये मेमोरी की तरह यहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो उन्होंने बता भी दिया यहाँ पर कि सबसे पहले सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, जो हमने ऊपर देखा, जिसके दो भाग होते हैं, पहला भाग पेज नंबर होता है, दूसरा भाग होता है ऑफसेट। पेज नंबर का इस्तेमाल पेज टेबल में इंडेक्स किया जाता है, जो प्रत्येक पेज के बेस एड्रेस को कंटेन किए होता है। पेज नंबर को इंडेक्स की तरह उपयोग में किया जा सकता है
और फ्रेम एड्रेस को हम खोज सकते हैं, मतलब इसका यूज करके, इंडेक्स का यूज करके हम फ्रेम को भी या फ्रेम के एड्रेस को भी खोज सकते हैं। जब फ्रेम एड्रेस मिल जाता है तो ऑफसेट फ्रेम एड्रेस में ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पर ये जो एडिंग हो रही है, यहाँ पर ऑफसेट और ये फ्रेम दोनों को आपस में ऐड कर दिया जाता है। ऑफसेट फ्रेम को एड्रेस में ऐड कर दिया जाता है। अंत में फिजिकल एड्रेस जनरेट कर ली जाती है फिजिकल एड्रेस से। इस टाइप से फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाती है। एड्रेस का मतलब वो ये मेमोरी में जगह, कितनी जगह है हमारे पास में। तो ये तो वर्चुअल हो गया ना, ये फिजिकल नहीं है, वर्चुअल है। देखा जाए तो वर्चुअल होता है इस टाइप से। ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सेगमेंटेशन। जो हमने ऊपर देखा था सेगमेंटेशन मतलब उसको अलग अलग बांट देना। तो ये सेगमेंटेशन के बारे में दिया है। सेगमेंटेशन भी मेमोरी मेजरमेंट की स्कीम है जिसमें मेमोरी को डिफरेंट साइज एवं सेगमेंट में विभाजित किया जा सकता है। अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड यहाँ कर सकते हैं, जो कि कितने सेगमेंट हो सकते हैं। तो लॉजिकल यूनिट होता है, उसमें फंक्शन, प्रोग्राम, वेरिएबल, एरे आदि होते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए अगर नहीं हो तो। ये आ सकता है क्वेश्चन में आपको टिप्पणी लिख में। सेगमेंटेशन क्या होता है इस पर टिप्पणी लिखना है। सेगमेंटेशन में डेटा तथा प्रोग्राम लॉजिकल एड्रेस स्पेस में विभाजित हो जाते हैं, जिससे मेमोरी को हम प्रोटेक्ट तथा शेयर कर सकते हैं। प्रत्येक सेगमेंट की सूचना टेबल में स्टोर होती है, जो GDT ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल कहते हैं। तो ये सेगमेंटेशन है। तो सेगमेंटेशन जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो पेजिंग की तरह ही काम करता है, परंतु सेगमेंटेशन में सेगमेंट का आकार फिक्स नहीं होता, बल्कि पेजिंग में पेज का आकार हमारा फिक्स होता है। तो हमारा इतना था यहाँ पर। इसके बाद में हम हमारे वापस पे चलते हैं। एक्सेस कंट्रोल क्या है। अब हम देखते हैं एक्सेस कंट्रोल और फाइल प्रोटेक्शन क्या है। तो जो एक्सेस कंट्रोल होता है, ये हमारा यहाँ पर दिया है, इसको ब्रीफ में समझाना है, फिर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, इसकी सुरक्षा संसाधनों के बारे में बताइए, किस टाइप से इसको किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए आपका एक घर है। मान लीजिए आपका घर है और आपके घर में अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो कहाँ तक जा सकता है। कोई मेहमान आया आपके घर में, इसको हम इसी टाइप से समझेंगे। आपका घर ये है, डिवाइड है। तो वो व्यक्ति अगर आपके घर में आता है, मान लीजिए कि वो आपका व्यक्ति परिचित है, आपका दोस्त है, कोई भी मित्र है, वो कहाँ तक जा सकता है। आपके हॉल में आ सकता है, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा वो आपके किचन तक जा सकता है, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा बेडरूम तक चले गया, वहाँ तक ठीक है। अब उसका जो एक कंट्रोल है, जैसे कि हर व्यक्ति की कुछ एक लिमिट होती है, उस टाइप से उसका कंट्रोल जो होता है, वो आपकी तिजोरी में झांक करके नहीं देख सकता है कि उसमें क्या है। उसके पास ना तो उसकी की है ना उसकी चाबी है। आपने जो कंट्रोल किया हुआ है, जो आपका एक्सेस है, एक्सेस मतलब उसको यूज करना, ठीक है, जो उपयोग करना। जो ये व्यक्ति आया आपके घर में वो उपयोग कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जो होता है हाल तक आ सकता है और हाल से व्यक्ति वापस चले जाता है। घर का व्यक्ति भी होगा, अगर मान लीजिए बाहर से कोई आया है, घर का ही व्यक्ति है, परिवार का सदस्य है, तो खूब से खूब वो किचन तक जाएगा, किचन से बेडरूम तक जाएगा, हॉल आएगा, किचन से बेडरूम, हॉल, या उसको जो भी काम होगा वो इन तीनों चीजों में कर लेगा। ये जो जगह है, ये एक्सेस कंट्रोल में आपकी तिजोरी है। मान लीजिए आपकी जो लॉकर रूम होता है वो है, या ऐसा कोई रूम है जिसमें आपने ताला लगा रखा है, तो उसकी की उसके पास नहीं है। जब उसकी की नहीं है तो वो उसको यूज भी नहीं कर सकता है। तो ये जो तरीका हुआ, ये एक प्रकार से एक्सेस कंट्रोल का तरीका हुआ। ऐसे ही मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपने हॉलीवुड मूवियों में भी देखा होगा कि वहाँ वो RFID कार्ड लगाते हैं। आई कंट्रोल, आई मतलब जो आपके होते हैं आई कंट्रोल के द्वारा भी ओपन होता है, मतलब आई स्कैनिंग होती है, उसके द्वारा वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं, या इस टाइप से। मतलब एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में वो एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के लिए भी वो कुछ चीज़ों को यूज़ करते हैं। जो एलिवेटर होता है, या नॉर्मल में अगर देखा जाए तो जो एक लिफ्ट होती है, उसका यूज़ करने के लिए कुछ ऐसी लिफ्ट होती है जिनमें केवल वो RFID होती है। उनकी एक RFID होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली एक आईडी होती है, उसी से वो ओपन होता है। आपने देखा होगा RFID। मैं आप दिखा देता हूँ यहाँ पर RFID, RFID। जो RFID होती है, आईडी, RFID जो होती है वो आपने देखी होगी, इस टाइप से बनती है।
मतलब एक प्रकार से एक्सेस कंट्रोल के लिए होती है। इस टाइप की एक RFID होती है जो आपके जो ID कार्ड होता है उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है, जिससे क्या होगा, अगर उसको कहीं जाना होगा व्यक्ति को तो वो उसको उसके माध्यम से यूज करेगा, RFID के माध्यम से। तो ये एक प्रकार से एक्सेस कंट्रोल में होता है, इस टाइप से लगाई जाती है। आपने देखा होगा आईडी होती है, आईडी के पीछे कार्ड में चिप लगा दी जाती है। जैसे वो इस टाइप से लगाता है, यहाँ भी आप देख सकते हैं इस टाइप से लगाता है तो वो दरवाजा या लॉक या जो भी होगा वो ओपन हो जाएगा। तो ये सब तरीका क्या है, हमारा एक्सेस कंट्रोल का तरीका है। मतलब एक व्यक्ति है उसको हमने क्या कर दिया है कि एक डिवाइडेशन दे दिया है कि हाँ, आप जैसे मान लो कलर का है तो कलर का काम क्या है, नीचे तक का है। वो यहाँ पर असेंबली में इस जगह पर काम कर सकता है, जो लॉबी बनी है वहाँ काम कर सकता है। फिर बिल्डिंग का जो दूसरा एरिया है, मान लीजिए कि वहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वहां पर कलर का कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो वहाँ किसी को पियून जा सकता है या जो वहाँ पर मैन्युफैक्चर इंजीनियर है वो रहेगा। फिर स्टोरेज है तो स्टोरेज में इंजीनियर का कोई काम नहीं है, वहाँ पर जो स्टोरेज संभालने वाला रहेगा कलर का वो रहेगा अलग से। ठीक है, जो यूडीसी होता है उस टाइप से होता है, वो व्यक्ति इसमें स्टोरेज संभालेगा जो भी होगा। ठीक है, उसके बाद में जो हेड होगा वो यहाँ है, तो हेड के कमरे में तो कोई जा नहीं सकता है क्योंकि उसकी RFID उसकी फिंगरप्रिंट होगी। तो जैसे फिंगरप्रिंट के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं, कई एक्सेस कंट्रोल दे सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति का फिंगर लगेगा तभी ये दरवाजा ओपन होगा। आपने बहुत सारी मूवी हॉलीवुड मूवियों में भी अगर देखा हो या नॉर्मल मूवी में भी आपने देखा होगा तो उसमें इस टाइप से किया जाता है कि भाई उसकी आईडी लगेगी तभी अंदर जाएगा। तो ये एक तरीका क्या है, यही इसी को हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। इसकी परिभाषा क्या बनती है कि जब कोई संगठन हो या कोई कंप्यूटर सिस्टम हो, उसमें हम ये चाहते हैं कि कोई एक यूजर हो या कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको सीमित हो, और एक व्यक्ति हो जिसको असीमित अधिकार प्राप्त हो। तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेस कंट्रोल। मतलब एक के पास सीमित अधिकार है, एक के पास असीमित अधिकार है। तो जो सीमित अधिकार है वो यूजर के पास में है, एप्लीकेशंस के पास में, यूजर एप्लीकेशंस के पास में है। वो जो असीमित अधिकार है वो कर्नेल के पास में। तो जैसे हम बोलते हैं ना कर्नेल होता है, कर्नेल जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें कर्नेल होता है। ठीक है, जो उदाहरण के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, आपका जो विंडोज होता है, ये जिसे मैंने लिखा विंडोज कर्नेल, तो यहाँ पर आ गया विंडोज का कर्नेल होता है। तो उसका काम क्या होता है, यहाँ पर जो रिसोर्सेस है, किन रिसोर्सेस को यूज करना है, किन रिसोर्सेस को यूज नहीं करने देना है, किसको यूज करने देना है, किसको एक्सेस कंट्रोल देना है, मतलब किसको कैमरा का कंट्रोल देना है, वो सारा किसके पास में होता है, हमारा ये जो कर्नेल होता है उसके पास होता है। तो ये यूजर मोड है, इसके नीचे जो भी काम होगा पूरा कर्नेल का काम होगा। तो कर्नेल के पास में क्या होता है, जो हार्डवेयर होते हैं उसका पूरा मैनेजमेंट का एक्सेस होता है कि हाँ जो कर्नेल है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके पास तो है, बाकी कर्नेल के पास है, बाकी कर्नेल अगर चाहे किसी को नहीं देना चाहे तो नहीं देगा। तो इस टाइप से काम होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्सेस कंट्रोल के बारे में मैं आपको बताया है। अब ये एक्सेस कंट्रोल कितने टाइप का होता है, तो एक्सेस कंट्रोल जो होता है हमारा मेनली यहाँ पर अलग अलग टाइप है, 3 टाइप होते हैं, जिसमें से आपको मैं मेन टाइप बता रहा हूँ इसका। पहला टाइप जो है इसका, यहाँ पर मेन 3 टाइप के होते हैं, बाकी पहला टाइप हम देख लेते हैं। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, मतलब अनिवार्य रूप से एक्सेस कंट्रोल देना। ठीक है, इसको हम मैक भी बोलते हैं, MAC मैक, आपने सुना होगा मैक, मल्टी मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी आपने सुना होगा, मल्टीमीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक्सेस कंट्रोल तो वही है, बाकी ये मल्टीमीडिया का है। आपने सुना होगा मेक आईडी होती है एक सिस्टम की, तो इसे मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल है। ये एक प्रकार का सुरक्षा मॉडल होता है जो सैन्य वातावरण में यूज किया जाता है। सैन्य मतलब ये है कि जैसे सेना में कर्नेल होता है, उसके पास में बहुत सारे अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जो कर्नेल होगा उसके पास में बहुत सारे अधिकार प्राप्त होंगे। तो नीचे के जो व्यक्ति होंगे, मान लीजिए कि कर्नल है, कर्नल के नीचे जितने भी है लेफ्टिनेंट और इस टाइप के होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल और इस टाइप के है। तो अगर कर्नल अगर किसी व्यक्ति को तोप का यूज करना है कहीं पर, है ना, व्यक्ति मतलब वहां के जो सैनिक है वो है, वो सैनिक कह रहे कि हमको तोप का यूज करना है, तो क्या डायरेक्ट वो तोप को लेकर के आ सकते हैं, नहीं। ठीक है, या किसी को हवाई हमला करवाना है, ठीक है, तो क्या वो डायरेक्ट प्लेन को उठा करके ले आएगा, नहीं, उसको पायलट को बोलना पड़ेगा। ठीक है, पायलट के पास में उसका कंट्रोल है उस प्लेन का, तो पायलट उड़ा सकता है। ठीक है, तो वो एक प्रकार कर्नल हो गया। वैसे हमारा जो कर्नल होगा, अगर कोई बड़ा वेपन यूज करना है तो पहले कर्नल जो होगा वो देगा, कर्नल जिसको बोलते हैं ना, कर्नल देगा कि हाँ आप लगा सकते हो, या वो भी आगे से पूछ के देगा, उनका जो मेन हेड होगा। तो वैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा, तो जब भी कोई यूजर होगा, जो हमारा यूजर है, उसको जब भी कोई यूज करना होगी चीज, तो वो किससे पूछेगा, कर्नल से। और कर्नल क्या करेगा, कर्नल यहाँ इसके पास पावर सभी है, पूरी फुल पावर एक्सेस करने की। तो ये इसको बोल देगा कि हाँ अब आप कैमरे को यूज कर लो।
और अगर ये बिजी रहा कैमरा या इसमें परमिशन नहीं देना है तो फिर ये इसको डिनाई भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर के पूरी परमिशन किसको दे देना, हमारे एक व्यक्ति को दे देना, कर्नेल को दे देना सारी परमिशंस, और उसके जरिए किसी अन्य यूजर एप्लीकेशन को परमिशन दिलाना कुछ कुछ चीज़ों को यूज़ करने के लिए। आपका माइक्रोफोन हो गया, कैमरा हो गया, ठीक है, इन चीज़ों को परमिशन दिलाना कि ये यूज़ कर सकता है नहीं, तो उसका यूज़ किया जाता है किसमें, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में, मतलब जरूरी, मैंडेटरी, ठीक है, ये एक्सेस कंट्रोल रखना जरूरी है। उसके बाद में होता है हमारा यहाँ पर अगला जो हमारा होता है इसको, अगला जो हमारा डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है, जिसको हम बोलते हैं विवेकाधीन अभिगमन नियंत्रण, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएसी भी कहते हैं। तो यह एक प्रकार की विधि है जिसमें संरक्षित प्रणाली के मालिक प्रशासन या डेटा संसाधन निर्धारित करने वाली नीतियों को निर्धारित करते हैं। मतलब ये है कि एक मेन व्यक्ति होता है, वो निर्धारित कर देता है कि हाँ इसको आप यूज़ कर सकते हो, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें एक प्रकार से प्रशासक हो जाता है। जैसे उसमें क्या होगा, एक्सेस कंट्रोल पूछा जाएगा यूज़र से कि क्या इसको यूज़ करने दिया जाए, उसी वक्त यूज़र हाँ कहता है तो वो कर देगा है, यूज़र ना करता है तो वो नहीं यूज़ कर पाएगा। इस टाइप की चीज़ें होती है। इसके अलावा हमारे पास में होता है RBAC, भूमिका आधारित। यहाँ पर ये जो होगा, यहाँ पर आधारित एक्सेस कंट्रोल होता है। ये एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला अभिगमन नियंत्रण तंत्र है जो व्यक्तिगत यूजर की पहचान के बजाय पारिभाषिक व्यावसायिक कार्यों के साथ व्यक्ति समूह के आधार पर कंप्यूटर संसाधनों तक पहुंचने को प्रतिबंधित करता है। मतलब ये है, इस टाइप का जो होगा यूज, वो जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर क्या है, एक नेट प्रोटेक्टर है, ये हमारा एंटीवायरस है। इसमें क्या होगा, ये जो एंटीवायरस है यह तय करेगा कि जो एक्टिविटी है वो किस टाइप की है। अगर वो एक्टिविटी मेलिशियस होती है तो वो उस चीज़ को यूज़ करने से क्या है, तत्काल रोक देगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो चलने देगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके घर कोई छोटा बच्चा है और वो मोबाइल चला रहा है। अगर वो मोबाइल चला रहा है और अगर आप देखते हैं कि मोबाइल के अंदर वो दिन भर से गेम खेल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उससे मोबाइल छीन लेंगे। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, उसके आधार पे है। अगर वो मोबाइल का यूज़ अच्छा कर रहा है तो ठीक है, और अगर वो दिन भर गेम खेलता है तो ये आप अपने आधार पे इसको छीन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका यहाँ पर व्यवहार उसका अलग है, वो उस चीज़ को उस व्यवहार के लिए यूज़ नहीं कर रहा है। ये इस टाइप से होता है। तो इसमें कुछ नियम बंधे होते हैं, नियम होते हैं, उसमें परिभाषाएं दी जाती है। मतलब कुल मिलाकर के इसमें एक प्रकार से प्रोटोकॉल होता है जो ये बताता है कि इस टाइप का अगर ये एक्ट कर रहा है तो इसको हमको यूज़ नहीं करने देना है। तो इस टाइप की हमारी एक्सेस होती है जिसको हम बोलते हैं। अगला हम देखते हैं हमारे पास में यूज़र ऑथेंटिकेशन क्या है। यूज़र ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि यूज़र को ऑथेंटिकेट करना है। ये भी एक प्रकार से एक्सेस कंट्रोल का ही भाग है जिसमें हम यूज़र ऑथेंटिकेशन करते हैं। बाकी इसको मैंने अलग से लिख दिया है। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास में यहाँ पर यूज़र का ऑथेंटिकेशन करना, मान लीजिए मेरे पास एक व्यक्ति आया, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, वो मेरे पास आता है और वो कहता है कि भाई मेरी ये महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फाइल्स है, उसको तू अपने कंप्यूटर में सेव करके रख ले। ठीक है, तो ए ने मुझे क्या करा, इसमें बोल दिया कि आप एक काम करो, ये फाइल को सेव करके रख लो, जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं आकर के ये ले जाऊँगा। ठीक है, होगा क्या कि ये फिजिकल रूप से मेरे पास आ रहा है ना, और इसको जरूरत है जब फाइल की तो ये मुझसे कॉपी कर करके ले जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं इसको व्यक्तिगत पहचानता हूँ। मैं ऑफलाइन के बारे में बता रहा हूँ, अभी कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है। तो ये मैं इसको जानता हूँ कि हाँ ये व्यक्ति वही है, उसको मैं रोज मिलता हूँ, वो मेरा फ्रेंड है एक प्रकार से, तो उसको मैं जानता हूँ। तो ये ऑथेंटिकेशन हो रहा है ना, मैं उसको फाइल दे रहा हूँ, उसकी महत्वपूर्ण फाइल है, महत्वपूर्ण फाइल इसकी है तो उसको दे रहा हूँ। अब मान लीजिए ए और बी, यहाँ पर ए मतलब व्यक्ति जो है सामने वाला जिसने फाइल दी, और बी मतलब मैं, इनकी जगह पर मान लीजिए दो कंप्यूटर आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। अब आप जानते हैं जो इंटरनेट है, आपको मैंने इतनी बार बता चुका हूँ कि इंटरनेट जो होता है वो फुल सिक्योर नहीं होता है, हैकेबल है, कोई सिक्योरिटी इतनी नहीं होती है, हमको फायरवॉल लगा करके देना पड़ती है सिक्योरिटी। तो ओवर द इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से भी अगर कर रहे हैं
तो ए का जो सिस्टम है, ए व्यक्ति यहाँ बैठा है और वो उसको फाइल चाहिए और वो मेरे बी तक इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पर आया। बाकी अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि वो ए ही है? उसका कुछ पासवर्ड की मुझे ज़रूरत होगी। अगर वो मुझे पासवर्ड देता है ना, मैं उससे आईडी पूछता हूँ, उसका पासवर्ड पूछता हूँ, तो मुझे बता देगा कि हाँ ये आईडी ये है और पासवर्ड ये है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये है। या मेरा जो कंप्यूटर है उसमें ऐसा प्रोग्राम डाल दिया है कि जब कोई भी आईडी पासवर्ड इस टाइप की डालेगा, उसकी आईडी ये रहेगी तो उसको इस लोकेशन पे पहुंचाना है, इस ड्राइव पे पहुंचाना है और उसको इसी ड्राइव पे रखना है, मतलब फेंसिंग कर देना है। वो व्यक्ति सिर्फ इतना ही ड्राइव यूज कर सकता है। ठीक है, मेरा कंप्यूटर तो पूरा इतना बड़ा है, बाकी उसको सिर्फ इतना यूज करना, उसका इतना इतना ड्राइव यूज यहाँ पर करने देना है। ठीक है, मान लीजिए मैंने उसका डी ड्राइव में रखा है, तो उसका जो डेटा है सिर्फ डी ड्राइव का एक कोई फोल्डर है, तो उसको मेरे को इतनी फेंसिंग करके रखना है। और जो दूसरा यूजर है उसके लिए मुझे यहाँ पर दूसरा ड्राइव बनाना पड़ेगा और उसके लिए दूसरा आईडी पासवर्ड रखना पड़ेगा। तो वो एक आईडी जो रहेगी वो एक ड्राइव के लिए यहाँ पर मान लीजिए सेव है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इससे ऑथेंटिकेशन जो होगा वो यहाँ पर आईडी पासवर्ड के द्वारा होगा या फिर कोई की होगी उसके माध्यम से होगा। तो जो कंप्यूटर होते हैं वो यूजर ऑथेंटिकेशन पासवर्ड का उपयोग करके कर सकते हैं। जब कोई कंप्यूटर यूजर किसी कंप्यूटर सिस्टम में लॉगिन करना चाहता है तो उस कंप्यूटर सिस्टम पर स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम में आमतौर पर यह निर्धारित या जांचना जरूरी होता है कि यूजर कौन है। पता चला कोई और यूजर किसी और का डेटा यूज कर रहा हो, मान लीजिए यहाँ पर 3 यूजर है, ए बी, बी तो हमारा है, ए सी और डी, मान लीजिए 3 यूजर है। तो तीनों यूजर में क्या हो रहा है कि जो ऑथेंटिकेशन है वो एक के लिए कर रहे हैं। अब 3 यूजर एक साथ आ गया तो मेरे को तीनों को डिफरेंट कर दिया और ये यूजर वही है, यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा है वो वही है, ये हमको कंफ्यूजन में रहते हैं। इसे हम पासवर्ड पूछते हैं जो कि कोई बताता नहीं है दूसरे को। तो ये जरूरी होता है कि यूजर कौन है, इस प्रक्रिया को हम यूजर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। सिंपल है कि जब भी कोई भी कंप्यूटर में हम लॉगिन करना चाहते हैं, या मान लीजिए आप क्लाउड कंप्यूटर का भी यूज़ कर रहे हैं, आप जीमेल का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब भी आपको लॉगिन करना होगा तो लॉगिन जब आप करते हैं तो वो आपसे कुछ पासवर्ड पूछता है और पासवर्ड और आईडी पासवर्ड डालने के बाद में वो आपको क्या कर देता है, आपका जो कुकीज़ होती है कंप्यूटर के ब्राउज़र में वो सेव कर देता है कुकीज़ में। अब बार बार आपको ऑथेंटिकेशन भी करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ों को हम बोलते हैं यूज़र ऑथेंटिकेशन। कुछ समय के लिए यूजर को प्रमाणित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप नेट बैंकिंग चलाते होंगे, आप जीमेल यूज करते हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप, जो भी चीज़ यूज करते हैं, सभी में हमारे पास में यूजर को प्रमाणित करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में मालिक के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हो सकते हैं। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जो व्यक्ति है उसके कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हो सकते हैं। कंप्यूटर यूजर को प्रमाणित करने के लिए अधिकांश तरीके जब वे सिस्टम में लॉगिन करने का प्रयास करते हैं तो निम्न 3 आधार पे हो सकते हैं। पहला, समथिंग द यूजर नो, जो यूजर जानता है। समथिंग द यूजर हैज, जो यूजर के पास है। और समथिंग द यूजर इज, जो कि खुद यूजर है। मतलब जो यूजर जानता है, जो आपका आईडी हो सकता है, जो यूजर के पास है वो उसका पासवर्ड है और वो खुद यूजर है। जो कंप्यूटर यूजर किसी भी विशिष्ट कंप्यूटर सिस्टम में कुछ परेशानी पैदा करना चाहते हैं, मतलब जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है अगर कुछ परेशानी, तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा हैकर है जो उसको यूजर को यहाँ पर एक्सेस नहीं करने दिया जाता है, तो उन्हें पहले उस कंप्यूटर सिस्टम में लॉगिन करना होगा। मतलब इसका यह है कि जब भी ऑथेंटिकेशन की विधि होगी या प्रक्रिया को उपयोग यहाँ पर बाईपास भी किया जा सकता है। तो मतलब ये है कि जब भी ऑथेंटिकेशन विधि या प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, उन कंप्यूटर यूजर को हैकर कहा दिया जाता है। मतलब जब ये बाईपास कर देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, हैकर। तो लॉगिन है, मान लीजिए हमारे पास में लॉगिन है, ये आईडी मांग रहा है, ये पासवर्ड मांग रहा है। अगर हमने यहाँ पर आईडी डाली, यहाँ पासवर्ड डाला और फिर भी लॉगिन नहीं हुए और हमने फिर बाद में यहाँ देखा कि ये जो यहाँ पर हमारे पास में यूआरएल है वो तो कोई और ही है, बाकी वेबसाइट हमको हमारी सेम दिख रही है, तो ये हो जाता है फिशिंग पेज। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कभी, फिशिंग पेज क्या होता है, हैकिंग इस टाइप से की जाती है, बाकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो बाईपास कर देना सामने वाले को या उसकी कुकीज चुरा लेना, ये सारी चीज़ें जो की जाती है वो हमारी यहाँ पर यूज़र के ऊपर हैकर के द्वारा किया जाता है। मूल रूप से जो हैकर होते हैं
वो इस अवधि को चुरा लेते हैं। अवधि मतलब जो सेशन बनता है हमारा, उसको चुरा लेते हैं। नॉर्मली जो आपका जो ब्राउज़र होता है उसमें कुकीज़ होती है, एक सेशन बनता है। अब देखिए, मान लीजिए मुझे अगर जीमेल खोलना है, तो क्या मुझे बार बार इसमें लॉगिन करना पड़ेगा? नहीं। जो मेरा ब्राउज़र उसमें कुकी है, उसमें उन्होंने क्या कर दिया है, कुकी डाल दी है, मतलब उसमें कुछ फाइल सेव कर दी है, जिससे वो ऑथेंटिकेट कर लेते हैं कि वो सिस्टम वही है, यूज़र वही है। अगर हैकर उसको चुरा ले, तो फिर क्या होगा, वो इसमें आ सकता है। तो जो हम क्या चाहते हैं कि उसमें बार बार लॉग आउट हो जाए। तो लॉग आउट होने का कारण क्या होता है, बार बार अगर लॉग आउट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ऑथेंटिकेट कर रहा है बार बार। वो देख रहा है कि यूजर आप ही कोई हो रहे हो। तो ये बैंकिंग में यूज किया जाता है, बार बार लॉग इन किया जाता है। ठीक है। तो हम उपयोगकर्ता को किस तरह से पहचान सकते हैं? तो पहला, यूजर ऑथेंटिकेशन होता है, वो पासवर्ड के जरिए होता है। दूसरा, फिजिकल ऑब्जेक्ट के जरिए होता है। तीसरा, बायोमेट्रिक के द्वारा होता है। आप जानते हैं आधार में बायोमेट्रिक यूज होता है, आधार पे वेरीफाई करने के लिए, उससे पैसा भी निकल जाता है। तो बायोमेट्रिक जो होती है उसको वेरीफाई करते हैं, जो कि 600 डीपीआई पे हमारी जो 600 डीपीआई होता है उस पर हमारी फिंगरप्रिंट को लेती है, और उससे वो देखती है कि हाँ जो मैच हो रही है उंगली या नहीं, बायोमेट्रिक मैच हो रहा है नहीं, उसको कंफर्म होता है। फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और इस टाइप से यूजर ऑथेंटिकेशन होता है। तो पहला पासवर्ड के जरिए, पासवर्ड का मतलब यही पुरानी पद्धति आपने जो देखा है, जब भी आप लॉगिन करते हो तो उसमें पासवर्ड डालते हो। तो आप जानते हो कि एक तरीका है, पासवर्ड के जरिए भी ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है। पासवर्ड में दूसरा होता है, एक होता है ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। ये पहले एक ही टाइम के लिए रहता है, कुछ समय के लिए होता है ये पासवर्ड के साथ भी उपयोग किया जा सकता है, ओटीपी। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड होता है, मतलब आपको एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे कि जो भी आप लॉगिन कर रहे हो उसका ये ओटीपी है, मतलब वन टाइम पासवर्ड है, कुछ समय के लिए है। तो आपने पहले अपना पासवर्ड डाला, ये पासवर्ड तो कोई को पता हो सकता है, बाकी जो आपका मोबाइल नंबर है वो किसी को मालूम नहीं है। और मोबाइल नंबर जो आपका है अगर मालूम भी है, तो आपके मोबाइल पे ही वो आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी मैसेज आ रहा है। तो वो मैसेज किसी को नहीं मालूम है ना, ओटीपी जो आ रहा है वो नहीं है किसी को मालूम। तो इस टाइप से वन टाइम पासवर्ड जो होता है वो भी एक सुरक्षित तरीका होता है, जो बैंकें यूज़ करती है। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपसे वन टाइम पासवर्ड पूछती है ऑथेंटिकेशन करने के लिए, कि हो सकता है यूज़र आईडी पासवर्ड किसी ने फिशिंग करके हैक कर लिया हो, मतलब आपको ऐसी वेबसाइट पे ले जाओ जो बिल्कुल वैसी ही दिख रही है। मान लीजिए एक बैंक है मेरी, ठीक है, मान लीजिए एक बैंक है, बैंक का नाम है बी। तो ये बैंक है, उसकी एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट का नाम है B.in। ये वेबसाइट उसकी बैंक की ऑफिशियल है। अब ये जो B.in है, ये ना होते हुए वो कुछ ऐसा हो कि C.in हो। बाकी वो जो B.in है वो दिख सेम वैसी रही है जैसी वो, यहाँ पर जो C.in है वो दिखती वैसी है जो B.in की तरह है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर मैं अपना आईडी डालूंगा, यहाँ पर मैं पासवर्ड डालूंगा, और वो सारा जो सेव होगा वो C.in के पास होगा। अब वो हैकर ने इसको देख लिया। अब वो हैकर क्या करेगा, इसको यहाँ से इसको यूज करके B.in पर आएगा, और B.in से वो इसको यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड कर लेगा, मतलब लॉगिन आईडी डाल देगा, पासवर्ड डाल देगा। ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर यूज कर नहीं पाया, क्योंकि ये C.in था। और मुझे मिला कैसे ये लिंक? ये लिंक मुझे ऐसा मिलेगा कि मान लीजिए मुझे एक मैसेज आया, मेल आया कि जो आपका जो यहाँ पर पासवर्ड है वो किसी ने बदलने की कोशिश किया, आप तत्काल बदलिए, आपको लिंक दे दी। और वो मेल जो आया है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरे जो मेल आया बिल्कुल बैंक सा है। मैं हड़बड़ी में मैंने क्लिक करा, मैं इस वेबसाइट पर आया, मैंने यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड डाला, न्यू डाला, और मैंने यहाँ पर कंफर्म कर दिया आईडी पासवर्ड डाल के। तो उसके पास तो पासवर्ड चला गया, उसने क्या कर दिया, यहाँ से B.in में लॉगिन करा। बाकी अब बात आएगी ओटीपी। तो जो ओटीपी रहेगा, जब भी कोई ट्रांजेक्शन करना होगा तो उसको ओटीपी की जरूरत होगी, या दूसरा एक पासवर्ड होता है जिसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन पासवर्ड, उसकी जरूरत होगी। ट्रांजेक्शन पासवर्ड के साथ ओटीपी की भी जरूरत हो सकती है। तो वो मोबाइल नंबर तो नहीं है उसके पास में, अननोन व्यक्ति है, उसके पास मोबाइल नंबर नहीं है मेरा। मोबाइल नंबर नहीं होने के साथ में ना मोबाइल है, तो वो इस ओटीपी को जान नहीं पाएगा, और वो ट्रांजेक्शन कर नहीं पाएगा इस टाइप से। या मोबाइल नंबर चेंज करेगा तो उसके लिए भी उसको ओटीपी का आवश्यकता होगी। मोबाइल नंबर चेंज करता है तो उसको दूसरी चीज़ें जो सिक्योरिटी कोड है वो देना पड़ेंगे। तो वो इतनी जानकारी बहुत मुश्किल होती है, इतना ऑथेंटिकेशन हो जाता है। दूसरा, फिजिकली हो जाएगा, मतलब आपका एटीएम कार्ड है। एटीएम कार्ड क्या है, एक प्रकार से आपका यूजर ऑथेंटिकेशन है, उसमें जो सिम डली होती है उसमें आपकी सारी जानकारी होती है, तो वो फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गया। इस टाइप से कोई भी प्लास्टिक का कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो, वो आपका क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है। तीसरा, यूजर ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक के जरिए। आप जानते हैं आपने आधार कार्ड से पैसा निकाला हो, कभी नहीं भी निकाला तो वहाँ पर क्या होता है, बायोमेट्रिक होती है, वहाँ पर अंगूठा लगाते हैं, और उससे क्या होता है, आपका आधार कार्ड के जरिए आपका बैलेंस भी चेक हो सकता है और पैसा निकाला जा सकता है। तो ये तीन तरीके होते हैं यूजर ऑथेंटिकेशन के
इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो बायोमेट्रिक होता है, उसमें आप फिंगरप्रिंट, वॉइस जो होती है वो, फेस आपका होता है, फेस के जरिए, और रेटिना स्कैन, इनके जरिए भी आप इसको सत्यापित कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपकी 3 चीज़ें होती है। तो आज का हमारा लेक्चर था